एक चीज़ ऐड करूंगा सर इस इनका ये नॉन मैथ्स से 11th-12th इन्होंने मैथ्स नहीं किया और मैथ्स में इनके 78 मार्क्स हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और खासकर क्या होता है जो अपन देखते हैं कि लगभग जो बच्चे रहते हैं नॉन मैथ्स रहते हैं और उनको सबसे ज़्यादा घबराहट जो रहती है वो मैथ्स को लेकर होती है। तो मैं आपसे स्पेशली एक पूछना चाहूँगा कि आप भी नॉन मैथ्स से, तो आपको भी डर तो लगा होगा, लेकिन आपने उसको आप डे टू डे बेसिस पे जब तैयारी कर रहे थे, जब क्लासेस में थे और जब पीएल में थे, तो मैथ्स के लिए आपने क्या किया? क्योंकि लगभग नॉन मैथ्स वाले बच्चे उस सोचते बस 40 नंबर आ जाए, उनकी मेंटेलिटी ये रहती है। एक चीज़ को कंसेंट लेना चाहूँगा। क्या बेटा एक यस और नो में जवाब देना। हाँ, क्या आपने सारी क्लासेस 80-90% फेस टू फेस अटेंड की? हाँ सर। बैकलॉग कोई लंबा चौड़ा तो नहीं क्रिएट किया? नहीं, कोई बैकलॉग Okay. नहीं था। दूसरा, जब भी होमवर्क मिलते थे तो आप लोग उसको सिंसियरली करते थे कि नहीं? हाँ सर, होमवर्क तो कर लेते थे। राइट। तीसरा, और जो वीकली टेस्ट हम लोग रखते थे उसको आपने पढ़ के दिया था कि नहीं? मार्क्स कितने हैं वो मैं नहीं पूछूंगा, पढ़ के दिया था कि यस सर। अब ये तीनों चीज़ों ने कितना कंट्रीब्यूट किया? सितंबर 25 फाउंडेशन का जो रिजल्ट आया, तो एक्सेल के हमारे दोनों टॉपर्स हमारे साथ हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की ताकि आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं जो फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने वाले उनको बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले रोनित, बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। आपका 17th ऑल इंडिया रैंक है और इनके मार्क्स है अकाउंट्स में 82, बिजनेस लॉ में 64, मैथ्स में 88 और इकोनॉमिक्स में 93। तो रोनित, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि आपका हाईएस्ट इकोनॉमिक्स में है। और एक होता ना कि जब आपने रिजल्ट देखा होगा और पहली बार ऑल इंडिया रैंक, तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही और आपको खुद को कैसा लगा, सबसे पहले ये बताइए। तो रिज़ल्ट वाले दिन तो घर वाले थे नहीं घर पे, सिर्फ मैं और मेरी ग्रैंड मदर थी। तो जैसे रिज़ल्ट आया तो 2 बार तो मेरा ओपन ही नहीं हुआ, मैं टेंशन में, फिर थर्ड टाइम ट्राई किया तो ओपन हो गया। मैंने देखा 327 में, बहुत खुश था, गया मम्मी लोग को फ़ोन वोन लगाया। फिर वापस मैंने मेरिट लिस्ट उस समय चेक नहीं की ना कि लास्ट ईयर 340 पे क्लोज़ हुई थी, तो मैं सोचा नहीं हुआ होगा इस बार। देन मैं वापस आया, एक बार चेक किया, उसको ओपन किया, वो लोड हो रहा है, तो ऐसे टेंशन बनी रहती है तब तक। फिर देखा कि 17th, तो बहुत अच्छा मोमेंट था उस समय फिर। और बेटा अब जैसे इकोनॉमिक्स में आपका 93 स्कोर हुआ है, तो आपको ओवरऑल जो व्यूअर्स हैं उनको, और मैथ्स में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, मैथ्स जबकि सबसे टफ माना जाता है, तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स में आपने क्या प्लानिंग की है, कैसे तैयारी की? और 11th-12th में आपने मैथ्स लिया था क्या? और आप ये भी बताइएगा कि क्या 11th-12th में जो बच्चे सीए करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है 11th वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, 10th वाले भी जो आगे सीए करना चाहते हैं, तो कितना हेल्प करता है? सो फर्स्ट इकोनॉमिक्स में तो माइक्रो की जो बुक थी उसमें मतलब 200-300 एमसीक्यूज पर चैप्टर थे, तो वो बहुत बेनिफिशियल थे। और रिपीटेड एमसीक्यूज रहते हैं तो पैटर्न समझ आ जाता है, तो वो बहुत हेल्प किए। एंड ईएफएफ के लिए मैंने स्टडी में 2 बार गो थ्रू किया, पूरी रीडिंग की। और अभिषेक सर की जो बुक थी वो भी बड़ी हेल्पफुल थी एमसीक्यूज की। सो या एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो इकोनॉमिक्स में वो ट्राई कीजिए। एंड मैथ्स में तो मैंने 11th-12th अप्लाइड मैथ्स ली थी, तो उसके लिए कारण बहुत बेनिफिट मिल जाता है, स्पीड डेवलप हो जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है टॉपिक्स की। तो हाँ, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अगर जैसे 11th में ही आप सोच लियो कि सीए करना है, देन यू शुड ऑप्ट अप्लाइड मैथ्स। ओके लवी सर, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी, रोनित, आपके अकाउंट्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं और मैथ्स में तो है ही। अकाउंट्स में 82 और लॉ के पेपर में जो सबका बिगड़ा था उसमें आपके 64 मार्क्स हैं। तो आप अकाउंट्स की तैयारी कैसे किए थे, पहले ये बताइए बेटा। सर अकाउंट्स में तो आप लोग की जो बुक्स थी उसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर ही थे, जैसे एमटीपीज, आरटीपी, पीवाईक्यू सब उसमें थे ही लगभग। तो उसमें ओवरऑल अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी। और एंड में मैंने 2 बार वही सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लिया। वाउचिंग जो रहती है तो वाउचिंग करी उनको 2 बार पीएल में। एंड एग्ज़ाम के टाइम जो 1.5 डे का गैप मिल, इसमें तो मतलब ज़्यादा था, तो इसमें पूरे ही एक बार गो थ्रू कर ली सारी बुक का। अभी सितंबर में जनरली कम समय मिलता है एग्ज़ाम के लिए, तो हमने आपको 1.5 महीने का पीएल दिया था लगभग, तो वो आपको सफिशिएंट पड़ा था? हाँ, मतलब जो शेड्यूल था आप लोग का उसी के साथ में चला, तो वो तो एकदम परफेक्ट था और शेड्यूल से थोड़ा पहले ही ख़त्म हो गया। ओके, एक्सेल के शेड्यूल को आपने एकदम प्रॉपर्ली फॉलो यस सर, किया? पूरा A to Z उसी के हिसाब से चल रहा था। वेरी गुड। अब मैं एक मैं ऐड करना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि हम लोग चाहे इंटर हो चाहे फाउंडेशन हो,
जब बच्चे पीएल में जाते हैं तो कई बार पीएल में भटकाव आ जाता है, उनको समझ नहीं आता कि हमको कौन से चैप्टर में कितना समय देना चाहिए। तो हम लोग पूरा एक हर दिन का शेड्यूल उनको देते हैं कि आज आपको इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ना है, ऐसे करके पूरा एग्ज़ाम तक। बीच में हमारे मॉक टेस्ट रहते हैं, तो पूरा कंप्लीट स्टडी प्लानिंग हम लोग देते हैं ताकि बच्चे को एक डेली बेसिस पर उनका प्रोग्रेस पता रहे। तो वो यही शेड्यूल की बात करें जो इनको हेल्प किया। अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे एक और ब्राइट कैंडिडेट्स को। इनका नाम है साधना शंकरलाल आसवानी। इनके 317 मार्क्स हैं। ये ऑल इंडिया रैंक से सिर्फ 7 मार्क्स कम है। ये हमारे एक्सेल की सेकंड टॉपर हैं। इनके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अकाउंट्स में 90 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी 90 है, मैथ्स में 78 है और लॉ में 59 है। तो बेटा आपने अपनी तैयारी कैसे की उसको एक ब्रीफली बताइए, और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में खास करके 90 मार्क्स लाने के लिए आपने क्या तैयारी की थी? सर जो जो टीचर्स ने गाइड किए थे वैसे ही पूरा फॉलो किए थे, और जो शेड्यूल था वो भी फॉलो किए थे, और डेली का डेली होमवर्क। और अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कॉन्सेप्ट कॉपी थी, और जो आप टीचर नोट्स लिखवाते थे हर एक क्वेश्चन में वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल थे। देखिए जो कॉन्सेप्ट कॉपी है वो एक्सेल वाले तो जानते हैं क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट कॉपी बेसिकली हम लोग ये बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि हर चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग टीचर क्लास में बताते आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको एक अलग से कॉपी में आप नोट कर लो। तो उससे क्या होता है कि आपके अकाउंट के रिवीजन बहुत फास्ट हो जाते हैं, और ये उन्हीं उन्हीं चीज़ों का आपको बेनिफिट मिला है ना बेटा। हाँ सर। हाँ, और वीकली टेस्ट आपने सारी अपियर की थी, हाँ सर। उसका बेनिफिट मिला आपको? हाँ ओके। और बेटा इकोनॉमिक्स के लिए कैसे तैयारी किया आपने? सर, माइक्रो के लिए तो बुक में ही एमसीक्यूज थे, वही सफिशिएंट थे, वही करी थी। और ईएफएफ के लिए बुक की रीडिंग करी थी 2-3 बार। ओके। एक चीज़ ऐड करूंगा सर इस इनका ये नॉन मैथ्स से 11-12 इन्होंने मैथ्स नहीं किया, और मैथ्स में इनके 78 मार्क्स हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और खासकर क्या होता है जो अपन देखते हैं कि लगभग जो बच्चे रहते हैं नॉन मैथ्स रहते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा घबराहट जो रहती है वो मैथ्स को लेकर होती है। तो मैं आपसे स्पेशली एक पूछना चाहूँगा कि आप भी नॉन मैथ्स से, तो आपको भी डर तो लगा होगा, लेकिन आपने उसको आप डे टू डे बेसिस पे जब तैयारी कर रहे थे, जब क्लासेस में थे और जब पीएल में थे, तो मैथ्स के लिए आपने क्या किया? क्योंकि लगभग नॉन मैथ्स वाले बच्चे उस सोचते बस 40 नंबर आ जाए, उनकी मेंटेलिटी ये रहती है। सर बस जो सौरभ सर गाइड करते जा रहे थे वैसे ही करते जा रही थी। उनकी स्पेशल मैथ्स क्लास ज्वाइन की थी, तो उसी में मतलब जितना मैं अटेम्प्ट की हूँ वो पूरा उसमें कवर्ड था। और बेटा डेली बेसिस पे जैसे होता ना, आपको क्लास में कराया गया, तो आप घर जाके क्या करते थे? सर जो भी क्वेश्चंस कराते थे, आगे की तो प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी क्योंकि नॉन मैथ्स वाली थी, पर जो कराते थे उसकी डेली प्रैक्टिस कर लेती थी। ओके। पर रिवाइज और कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट लगा कि आपको मैथ्स में? नहीं। नहीं। और पीएल में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले आपने कि नॉर्मली जो हमने स्टडी शेड्यूल में 3 घंटा मैथ्स दिया था, तो आपने भी वैसा ही किया? सर मैथ्स क्योंकि टफ था, तो मैथ्स के लिए एमटीपीज और जो मई और जनवरी टर्म के पेपर्स थे वो भी एक बार सॉल्व की थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोग से ले रहा हूँ मैं कि आईसीआई जो आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर है, आप लोग ने वो कितने सॉल्व किए, या फिर आपने केवल जो मतलब अलग से कोई सॉल्व वगैरह किए थे आप लोगों ने? सर जो आपने शेड्यूल दिए थे उससे पहले मतलब उससे पहले पूरा कंप्लीट हो गया था, टाइम था। तो एमटीपी और जो जनवरी और मई के पेपर्स थे अकाउंट्स और मैथ्स के लिए मैंने की थी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे कुछ? एक चीज़ को कंसेंट लेना चाहूँगा। क्या बेटा एक यस और नो में जवाब देना। हाँ, क्या आपने सारी क्लासेस 80-90% फेस टू फेस अटेंड की? हाँ सर। बैकलॉग कोई लंबा चौड़ा तो नहीं क्रिएट किया? नहीं, कोई बैकलॉग Okay. नहीं था। दूसरा, जब भी होमवर्क मिलते थे तो आप लोग उसको सिंसियरली करते थे कि नहीं? हाँ सर, होमवर्क तो कर लेते थे। राइट। तीसरा, और जो वीकली टेस्ट हम लोग रखते थे उसको आपने पढ़ के दिया था कि नहीं? मार्क्स कितने हैं वो मैं नहीं पूछूंगा, पढ़ के दिया था यस कि? सर। अब ये तीनों चीज़ों ने कितना कंट्रीब्यूट किया? सर जैसे वीकली में मार्क्स आते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ ये टॉपिक अब मेरा कवर हो चुका है, मेरे को वापस से इसको नहीं देखना पड़ेगा उतनी अच्छे से। एंड जैसे किसी किसी टॉपिक में कम मार्क्स आते हैं तो समझ आ जाता है कि ये वीक पॉइंट है, इस पे और गो थ्रू करना है, काम करना है। ये तीनों चीज़ें काम आई ना बाकी और आपको? होमवर्क करो जैसे रोज़, तो उसी बहाने एक रिवीजन हो जाता है आज के टॉपिक का कि आज ये हुआ है, उसी के ऊपर होमवर्क दिया जाता था, तो
एक रिवीजन हो जाता था, क्विक रिवीजन। यस दोस्तों, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, यही चीज़ें, यही गाइडेंस आप फॉलो करते रहिए। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, आप भी इनके समान ऑल इंडिया रैंक के एस्पिरेंट बन सकते हैं। ये मेरे को लगता है दोस्तों। सर आप। और एक आखिरी मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो हम लोग या जो बच्चे जो सबसे ज़्यादा जो फेस करते हैं वो होता है सोशल मीडिया। तो आप लोग कैसे दूरी बना के रखे थे, उसको मैनेज किया आपने या आपको भी डिस्टर्ब किया? इसके बारे में स्पेशली ज़रूर बताएंगे आप। दोनों के व्यूज़ क्या है इसके बारे में? तो ऐसे एकदम रेस्ट्रिक्ट तो कुछ नहीं हो पाता है, मिनिमम जितना हो उतना ट्राई करो। तो थोड़ा बहुत होता था दिन में, जैसे हाफ एन आवर का, और बीच में कुछ एकदम ही हो गया, नहीं हो पा रहे और पढ़ के तो थोड़ी देर हो गया। एंड फ़ोन को कम ही रखा, जैसे नहीं हो रहा है तो जैसे मम्मी पापा से थोड़ी बात कर ली, दीदी रहती है उनके साथ थोड़ी मस्ती हो गई, तो ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता था। तो फिर थोड़ी देर आके फिर पढ़ाई चालू हो जाती थी। मतलब कुल मिला के सोशल मीडिया एकदम तो छोड़ नहीं सकते, है ना, वो फिजिबल ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट और कंट्रोल जरूर करना चाहिए, खासकर पीएल में, है ना। और कई लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए सोशल मीडिया में जाते हैं। तो इनके लिए इनका जो पॉइंट था कि भाई मेरे को जब ऐसा कुछ लगता था तो मैं पापा मम्मी दीदी से, तो ये रियल में एक्चुअल में एनर्जी भी देता है। और सोशल मीडिया में आप आधा घंटा रील स्क्रॉल करते रहोगे तो वो थका देगा, उसके बाद और पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो काफ़ी लोग ने अच्छी चीज़ें कवर कर ली। और आखिरी ये बताओ बेटा, जब एग्ज़ाम में जब जाते हैं अपन, खासकर पेपर 1 देने, उस समय कोई एंग्जाइटी आती है या कई बार क्या होता है पेपर में कुछ चीज़ें बन नहीं रही है, तो वो एंग्जाइटी वगैरह ऐसा कुछ आप लोगों ने फेस किया? या एग्ज़ाम के दिन जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, जो आपके हिसाब से बताएंगे? पेपर देने गया मैं, तो स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा लग रहा था एनजाइटी, फिर पेपर आया, रीड किया तो ठीक हो गया। देन जैसे सॉल्विंग चालू किया ना, तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को मैंने थोड़ा रॉन्ग रीड कर लिया था, तो उसमें मैंने 3 पेज बनाए, फिर आखिरी में चेक किया तो पूरा गलत, तो मेरे को पूरा उसको काटना पड़ा। देन एकदम वहाँ पे एनजाइटी हो रही थी कि अब कैसे पूरा पेपर सॉल्व होगा, तो मैंने वो पूरा क्वेश्चन ही लीव कर दिया कि आखिरी में टाइम बचेगा तो देखेंगे। देन जितना टाइम था बाकी के सॉल्व किए, तो एट दी एंड ठीक ही गया। जैसे जितना 15 to 20 मिनट्स मेरे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में चले गए थे, देन उस हिसाब से पेपर ठीक गया था। अभी साधना ने एक बात बताई थी हमको थोड़ी देर पहले। इनके अकाउंट्स में 92 मार्क्स आए हैं दोस्तों, सॉरी 90 मार्क्स आए हैं। और इन्होंने बताया कि इन्होंने अटेम्प्ट ही 92 मार्क्स का किया था, 8 नंबर का कोई क्वेश्चन इससे नहीं बन रहा था, तो 92 मार्क्स का अटेम्प्ट करने पर 90 मार्क्स आए हैं इनके। कितना परफेक्टली एग्जीक्यूट किया होगा इन्होंने दोस्तों। तो आपको किसी टाइप की एंग्जाइटी या परेशानी थी तो वो भी बताइए मैडम। सर डेप्रीसिएशन का जो क्वेश्चन था वो मेरे को देख के लगा कि शायद ही बनेगा, तो मैंने लास्ट के लिए छोड़ दी थी और स्टार्टिंग के 15 मिनट में डिसाइड कर ली थी कि मतलब ये क्वेश्चन तो लास्ट के लिए ही छोड़ना है, और बाकी का 92 का तो श्योर था कि बन जाएगा। तो काफ़ी इन लोग ने अच्छे टिप्स दे दिए। बस अब इम्पॉर्टेंट बस यही है कि जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, वो इनकी बातों को बिलीव करना, क्योंकि ये बच्चे आपकी जनरेशन के ही हैं, अभी एग्ज़ाम दिया और इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो इनकी जो भी टिप्स आपको अच्छी लगी होगी उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बेटा इंटरमीडिएट में हम ये चाहेंगे कि आप बिल्कुल टॉप 10 में आओ, ऑल इंडिया रैंकर्स, है ना। आपका थोड़ी सी से कसर रह गई क्योंकि आईसीआई ने इस बार 20th रैंक ही दिया, फाउंडेशन में नहीं तो इनका भी रैंक ही था। तो आप दोनों को बेटा इंटरमीडिएट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। Thank you, sir. ओके, Thank you. थैंक यू।